वी ऑल नो दैट मनी सप्लाई किसी भी कंट्री का, दैट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि मनी सप्लाई का मेजरमेंट कैसे करें। What are the alternative methods of measurement of that stock of money in circulation? कैसे हम उस स्टॉक का मेजरमेंट करें जो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सर्कुलेशन में है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारा संदीप सर। आज हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी का मेजर्स मीन्स मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना हमारे देश का ना, उसने 4 अल्टरनेटिव मेजर्स दिया है मनी सप्लाई का, जिसमें हमारा ये चारों कौन कौन सा है, M1, M2, M3 और M4। इन चारों मेजरमेंट जो मनी सप्लाई का है ना, इसमें मोस्ट कॉमनली यूज जो मेजर हमारा है वो है हमारा M1 कंसेप्ट। M1 कंसेप्ट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर क्यों है? बिकॉज इट इज इन द मोस्ट लिक्विड फॉर्मेट। लिक्विड फॉर्मेट में सबसे ज्यादा हमारा यही कंपोनेंट है सप्लाई, मनी सप्लाई का, दैट इज M1 कंसेप्ट। अब आता है कि M1 कंसेप्ट में कौन कौन से कंपोनेंट हम जोड़ेंगे कि टोटल क्वांटिटी जो स्टॉक है मनी का वो सर्कुलेशन में हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला कंपोनेंट जो हमारा ये M1 कंसेप्ट का है, दैट इज करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक पॉइंट पर जो भी करेंसी नोट्स या कॉइन्स पब्लिक के पास है उसे वो हम कहते हैं पहला कंपोनेंट है, जिसको हम डिनोट करते हैं C से। मतलब ये M1 का अगर फर्स्ट कंपोनेंट हम देखेंगे तो ये हमारा आया C। ठीक है, पहला कंपोनेंट करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। तो सेकंड जो कंपोनेंट हमारा है ना M1 कंसेप्ट का, वो हमारा है डिमांड डिपॉजिट्स विद द कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स है, मतलब जो हमारा पैसा डिफरेंट अकाउंट्स में जमा है कॉमर्शियल बैंक्स के पास, जिसे हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं बिना बैंक को इंफॉर्मेशन दिए हुए, एंड बैंक विल मेक द पेमेंट ऑल दोज डिपॉजिट्स विद द कॉमर्शियल बैंक, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स। लेकिन एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम नोट करने की जरूरत है कि जो भी डिमांड डिपॉजिट्स होगा वो नेट डिमांड डिपॉजिट्स ही हम लेंगे। नेट डिमांड डिपॉजिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में से इंटर बैंकिंग क्लेम्स, इसे हम घटा देंगे। इंटर बैंकिंग क्लेम्स का मतलब क्या होता है कि एक बैंक का क्लेम जो बनता है दूसरे बैंक्स पर, मतलब क्लेम्स ऑफ वन कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट द अदर कॉमर्शियल बैंक्स, ये कहलाता है इंटर बैंकिंग क्लेम्स। ये ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स का तो एक कंपोनेंट है, लेकिन नेट डिमांड डिपॉजिट्स का कंपोनेंट नहीं है। तो ये नेट डिमांड डिपॉजिट्स निकालते वक्त क्या करेंगे, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में इंटर बैंकिंग क्लेम्स को हम घटा देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड नेट डिमांड डिपॉजिट्स, जो हम कैलकुलेट करेंगे जब भी ये हमारा आएंगे। तो मतलब ये DD हमारा है, ये सेकेंड कंपोनेंट, ये M1 कंसेप्ट जो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई का है। तीसरा कंपोनेंट हमारा है दैट इज कॉल्ड एज अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OD से, मींस प्लस OD मींस अदर डिपॉजिट्स। मतलब जो M1 कंसेप्ट हमारा जो मेजरमेंट का है वो क्या है, C प्लस DD प्लस OD। अब सवाल यह है कि अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या हम काउंट करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो पहला जो हमारा कंपोनेंट है अदर डिपॉजिट्स का, वो हमारा क्या है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। किसका? पब्लिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जैसे नाबार्ड है ना, IDBI है। दूसरा हमारा क्या है, सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स जो है ये फॉरेन गवर्नमेंट्स का और उनके सेंट्रल बैंक्स का। फॉरेन गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का जो भी डिपॉजिट्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो सेकेंड कंपोनेंट है हमारा अदर डिपॉजिट्स का। तीसरा हमारा क्या है, जो भी इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक जैसे कहते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, इनका जो पैसा जमा है रिजर्व बैंक के पास,
वो हमारा थर्ड कंपोनेंट है अदर डिपॉजिट्स का। इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये कंपोनेंट हमारा आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ओडी, मतलब अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक पॉइंट यहां पर हमारा नोट करने का क्या है कि दिस अदर डिपॉजिट जो हमारा है ना ओडी का कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा आरबीआई के पास है इसे हम काउंट नहीं करते, या बैंकिंग सिस्टम का जो पैसा, जो बैंक्स का पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़ा हुआ है ना इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स, वो हम काउंट नहीं करते। तो M1 मेजर जो मनी सप्लाई का है ना, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला हमारा है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, दूसरा हमारा है डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स, और तीसरा है अदर डिपॉजिट्स, जो एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है टोटल M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई का। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या हमारा है, इन दोनों को हम लेते हैं एज प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। लेकिन इस M1 मेजर में हमारा ये टर्म डिपॉजिट जो हमारा है ना, नॉट इंक्लूडेड, इसे हम शामिल नहीं करते। जब भी हम क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन काउंट करते हैं M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में, तो टर्म डिपॉजिट का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स को हम काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि टर्म डिपॉजिट्स क्या है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के पास। अब जब वो टाइम पीरियड मैच्योर करेगा तब बैंक हमें वो पैसा वापस करती है विथ इंटरेस्ट। जब वापस करती है तब ये अमाउंट हमारा आएगा इन सर्कुलेशन। इसलिए ये टर्म डिपॉजिट जो हमारा है ये M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या होगा सप्लाई ऑफ मनी जब नोटबंदी होगा, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। जब नोटबंदी होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट होगा, क्या होगा ये अब देखते हैं। डीमोनेटाइजेशन का मतलब, नोटबंदी का मतलब क्या होता है, कोई भी करेंसी का लीगल स्टेटस अगर गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेती है तो इसको सिंपल भाषा में कहते हैं नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। सपोज सरकार ने 2000 का करेंसी नोट का लीगल स्टेटस विड्रॉ कर लिया, मतलब 2000 का नोट अब सर्कुलेशन में नहीं होगा, कोई भी लोग पब्लिक किसी ट्रांजैक्शन में इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब सपोज कहते हैं करेंसी नोट जो पब्लिक के पास है, दैट इज सी, फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा है M1 मेजर का, ये हमारा सपोज कहते हैं 30,000 है, जिसमें 10 करेंसी नोट्स हमारा है 2000 का, वैल्यू इसका हो गया 20,000 रुपया, और बाकी जो 10,000 का करेंसी नोट्स हमारा है वो हमारा 500 के वैल्यू में है, वो 20 नोट्स है, मतलब 20 नोट्स 500 का है 10,000 रुपया, और 10 करेंसी नोट्स है 2000 का 20,000, अब 20,000 प्लस 10 30,000 रुपया हमारा है टोटल करेंसी नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक। सेकेंड कंपोनेंट जो हमारा है डिमांड डिपॉजिट्स, दैट इज DD, सपोज कहते हैं ये हमारा है 50,000 का टोटल डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स, दैट इज 50,000। तो कितना हो गया हमारा मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन, 30,000 और प्लस 50,000 दैट इज 80,000, मतलब 80,000 हो गया टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब चूंकि 2000 का नोट बंद हो गया, सरकार ने लीगल स्टेटस विड्रॉ कर लिया, तो हमें इसे अब जमा करना है। जो हमारे पास ये 10 करेंसी नोट्स है ना, इसे हमें या तो बैंक में डिपॉजिट कर देना है अपने अकाउंट में, या इसको एक्सचेंज कर लेना है दूसरे करेंसी नोट से बैंक में जाकर। सपोज कहते हैं 20,000 रुपया हम अपने अकाउंट में जमा कर देते हैं, मतलब ये गया अकाउंट में जाके जमा कर दिया, तो करेंसी नोट्स का जो ये फर्स्ट कंपोनेंट हमारा यहां पर है, दैट इज C, ये हमारा डिक्रीज करेगा कितने से, 20,000 रुपया से। मतलब पहले था हमारे पास 30,000, अब ये 20,000 रुपया आपको जमा करना होगा बैंक के अकाउंट में, तो 20,000 रुपया ये हमारा C कंपोनेंट घट जाएगा। मतलब अब जो हमारा नया क्वांटिटी आएगा, दैट इज करेंसी नोट जो हमारे पास होगा हेल्ड बाय द पब्लिक, ओनली 10,000 रुपीज। लेकिन ये जितना 20,000 रुपया हमारे हाथ से निकल गया तो कहां गया, बैंक के अकाउंट में। मतलब ये DD डिमांड डिपॉजिट जो हमारा होगा इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट, दैट इज 20,000। 20,000 हमारे करेंसी नोट का क्वांटिटी घटा तो 20,000 डिमांड डिपॉजिट्स का अमाउंट बढ़ भी गया। मतलब अब जो डिमांड डिपॉजिट्स है, पहले था 50,000, 20,000 ऐड हो गया, अब ये हो गया हमारा 70,000, 70,000। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, C डैश और ये जो DD डिमांड डिपॉजिट्स और करेंसी नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक, तो 10,000 और प्लस 70,000 दैट इट इज
80,000। पता, इट इज द सेम क्वांटिटी, पहले भी ये 80,000 था, अभी भी ये 80,000 रुपया है। मतलब ये दोनों सेम क्वांटिटी है। मतलब सप्लाई जो है मनी का वो हमारा न घटा न बढ़ा, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज इन मनी सप्लाई ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी। ठीक है, तो अब आते हैं बाकी के मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मतलब M2, M3 और M4। तो सेकेंड मेजर हमारा जो मनी सप्लाई का, दैट इज M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जो M1 के सारे कंपोनेंट्स में जोड़ देता है क्या, डिपॉजिट्स जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक अकाउंट में है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट का जो भी पैसा है ना, उसे हम चेक से विड्रॉ नहीं कर सकते, मींस दैट इज नॉट चेकेबल डिपॉजिट्स, इसलिए ये M1 कंसेप्ट में एडेड नहीं था, इसे भी जोड़ दिया तो ये M2 कंसेप्ट M1 कंसेप्ट से ब्रॉडर कंसेप्ट हो जाता है, दैट इंक्लूड्स पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, जो डिपॉजिट्स है वो भी। इन दोनों का सम टोटल हमारा हो गया M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब आते हैं थर्ड मेजर, दैट इज M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जो M1 मेजरमेंट का सारा कंपोनेंट्स में टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड कर देता है, जो कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट है। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि जो भी डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स के पास होता है, उसी डिपॉजिट्स के बेस पर वो क्रेडिट क्रिएट करता है, मतलब लोन्स देता है लोगों को। जैसे ही वो लोन्स देता है तो मार्केट में वो उतना पैसा सर्कुलेशंस में आता है। ठीक है, हमारा एफडी है, हम विड्रॉ नहीं कर सकते, बट ऑन दैट बेसिस द कमर्शियल बैंक्स ग्रांट्स और सैंक्शंस लोन्स। तो जिसे लोन मिलता है दैट पर्सन विड्रॉज दैट मच अमाउंट ऑफ मनी एंड इट इज इन सर्कुलेशन। इसलिए ये थर्ड जो हमारा मेजरमेंट है M3 मेजर, इसमें टाइम डिपॉजिट जो भी कमर्शियल बैंक का है इसको ऐड कर दिया M1 कंसेप्ट में। मतलब ये जो हमारा ये M3 कंसेप्ट जो हमारा है ना, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है कंपेयर टू M1 कहते हैं। मोस्टली M3 जो मेजर है मनी सप्लाई का, दैट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। और अगर ये मनी सप्लाई जो हमारा है ना किसी भी कंट्री का, अगर हम M3 मेजरमेंट जो है मेजर का, इसे यूज करते हैं मनी इन सर्कुलेशन का मेजरमेंट करने के लिए, तो इसे हम कहते हैं एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री। नाउ द फोर्थ जो हमारा मेजर है सप्लाई मनी का, दैट इज M4 कंसेप्ट है। इसमें M3 का सारा कंपोनेंट और ये जो डिपॉजिट्स हमारा है पोस्ट ऑफिसेज में टोटल, अब जितना भी डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में है वो अदर देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर जितना भी डिपॉजिट्स है सब M3 में जोड़ दिया, दैट बिकम द M4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मतलब ये M3 के कंपैरिजन में मोर ब्रॉडर कंसेप्ट है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन अ कंट्री। अगर हम ये चारों है ना मेजर्स मनी सप्लाई का अगर हम देखें M1, M2, M3, M4, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। तो अमंग दीज फोर M1 जो हमारा है ना मेजरमेंट मनी सप्लाई का, मोस्ट लिक्विड फॉर्मेट में, और ये जो M4 हमारा है ये लीस्ट लिक्विड फॉर्मेट में है हमारा है ये M4 मेजर मनी सप्लाई का। अब अगर चारों को देखें तो M1 और M2 को हम कह सकते हैं ये नैरो कंसेप्ट है मनी सप्लाई का, और M3 और M4 जो हमारा है ये ब्रॉडर कंसेप्ट है मनी सप्लाई का। तो दैट्स ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आवर सेंट्रल बैंक इन इंडिया। See you in the next video, and thank you very much for watching this video.